मुकेश शर्मा की ये बातचीत का सिलसिला वो शुरू करने वाले हैं। और हम सर को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। साथ ही अब हितेंद्र सवाल पूछेंगे, जनता के सवाल जो आपके मन में है। ओवर टू यू हितेंद्र। थैंक यू भावना, मुस्कान। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से कर लेते हैं कि आपका जो राजनीतिक सफर है, पहले आपने कुश्ती के दंगल में खूब दांव पेंच लगाए और शिखर तक पहुंचे। उसके बाद राजनीति में आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उस मशक्कत का परिणाम ये कि गुरुग्राम में सबसे बड़ी जीत इस जिले में आप ही के नाम रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं और इस संघर्ष को किस तरह से आप देख रहे हैं? संघर्ष बहुत लंबा रहा। पहले मैं रेसलर था, रेसलिंग से ही मैं राजनीतिक फील्ड में आया और उसके बाद लंबा संघर्ष रहा। पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए, और संगठन के काम करते करते एक दिन पार्टी ने अब 24 में मुझे टिकट दी तो सभी आम जनमानस ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता जनार्दन ने, और मुझे हरियाणा की सबसे बड़ी 48 बीजेपी के जो विधायक बने हैं 70,000 वोटों से मुझे जीत मिली। बिल्कुल। और आप क्योंकि समाज सेवा में लगातार सक्रिय रहे हैं और खाटू श्याम धाम के लिए आप पैदल यात्रा भी हर साल करते हैं, इस बार भी आपने की। किस तरह से इस समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और दोनों ही चीजों को अब आगे बढ़ा रहे हैं? राजनीतिक भी समाज सेवा है और सामाजिक सेवा तो वो है ही, वो तो सब लोग, हमारी आस्था है। आस्था में सनातन के प्रति हम सब लोग, हमारी 31वीं यात्रा थी, गुरुग्राम से खाटू पैदल यात्रा थी। उसके बाद हम वहां जाके खाटू के धाम पे वहां पर बड़ा शिविर लगाते हैं। जितने भी श्याम प्रेमी आते हैं उन सबका भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, तो ऐसे करके सब लोगों का बढ़िया स्वागत करते हैं। बिल्कुल। समाज सेवा के क्षेत्र में तो आप लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब गुरुग्राम के लोगों ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है, विधानसभा में भेजा है, विधानसभा में भी आप बुलंदी के साथ अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन जो बजट पेश हुआ है उससे क्या लग रहा है गुरुग्राम के विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी? जो आपकी समस्याएं, जो आपने सुझाव दिए होंगे मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कितनी पूरे होते हुए नजर आएंगे इस साल? गुरुग्राम का जो बजट में जाता है अब की बार सबसे ज्यादा, अगर जो किसी का बजट में चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा बजट हुआ है तो वो गुरुग्राम का हुआ है। उसमें हमारे 400 बेडों का हॉस्पिटल, वजीराबाद में एक 200 बेडों का हॉस्पिटल, उसके बाद में पुस्तकालय, उसके बाद में मंडलम नारी जो बना है अभी, उसके बाद में हमारा जीएमडी का बहुत बड़ा बजट दिया है, उसके बाद में रोडों के लिए दिया है, शिविर की व्यवस्थाओं के लिए दिया है। और अभी जब हम इस बजट को बड़े उससे देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जो पूरे हरियाणा में 21 स्टेडियम बनने हैं, उसमें जो सबसे पहले बात शुरुआत हो रही है वो हमारे गुरुग्राम की है। वजीराबाद गांव में वो बन रहा है पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी के नाम से। बिल्कुल। खेलों के प्रति आपका अलग लगाव है, मैं उस पर भी बात करूंगा कि खेलों के क्षेत्र में और क्या कुछ होने वाला है, लेकिन गुरुग्राम की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, उनको इस बार भी आपने विधानसभा में उठाया है, जिसमें गुरुग्राम का बस अड्डा, यहाँ पर कांग्रेस के नेता है वो ये कहने लगे कि पूरे भारत में अगर उससे कोई 72 बस अड्डा हो तो मुझे कोई उसकी फोटो भेज दे। गुरुग्राम के बस अड्डे की ऐसी हालत है और वाकई काफी जर्जर हालत में है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के ग्लोब पर गुरुग्राम की छवि है, उसमें कम से कम ऐसा बस अड्डे की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो किस तरह से आप देख रहे हैं बस अड्डा कब तक गुरुग्राम को मिल जाए? अभी जल्दी से जल्दी गुरुग्राम का बस अड्डा बनने वाला है और जो वो बस अड्डा बनेगा उसको भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप बस अड्डा गुरुग्राम का बनेगा। सिटी बसों का बन रहा है बस अड्डा, उसके अंदर शॉपिंग मॉल भी है, उसमें पार्किंग भी है, तो वो अभी जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। और ऐसा ही हमारा हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है। अभी हॉस्पिटल की जो लैंड है उसमें कुछ लैंड बची हुई थी, वो लैंड भी हमने स्कूल की अपनी जो गौशाला ग्राउंड में, उसमें 5 करोड़ रुपए अभी 31 तारीख को जो रैली थी हमारी 30 दिसंबर को, उस 30 दिसंबर को घोषणा हो गई थी 2025 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 5 करोड़ रुपए उसके स्कूल के दिए हैं। और दोनों, ये मेरा पहला ही चुनावी मुद्दा है मेरा, हॉस्पिटल भी और बस स्टैंड भी। बिल्कुल। आपने जिक्र किया उस गुरुग्राम विकसित गुरुग्राम महारैली का जिक्र किया है, वो जब रैली हुई कई घोषणाएं उस दौरान हुई, कब तक वो सिरे चढ़ती हुई नजर आएंगी, कब तक उनका लाभ लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा? उसमें जो रोड और शिविर की थी जो, वो तो अभी चालू भी हो गई
और ऐसे काम जो बड़े बड़े थे, वो जैसे कम्युनिटी सेंटर बनना है वो भी, एक बाबा खाटू वाले का धाम बनना है वो भी, और अभी हमको एक और बड़ी इसी बजट में, चाहे वैष्णो देवी हुआ, सालासर हुआ, खाटू श्याम हुआ, स्वर्ण मंदिर अमृतसर हुआ, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक 50 बसें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में घोषणा की है। बिल्कुल, कई घोषणाएं तो की हैं, घोषणाएं होती हैं, क्योंकि लगातार ये बात उठती है। अस्पताल का जिक्र आपने किया कि अस्पताल को लेकर के भी घोषणा की गई है, लेकिन ये घोषणाएं होती हैं, बार बार घोषणाएं होती हैं, घोषणाओं पर काम होते हुए दिखाई नहीं देता। क्या वजह है, क्या आपको लगता है क्यों अड़चन आती है, क्यों काम सिरे नहीं चढ़ पाता है? गुरुग्राम एक इतना बड़ा शहर है, जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, जिन लोगों को सरकारी अस्पताल में जाने की, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में आपको पता है कितना महंगा इलाज होता है। सरकारी अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत एक गरीब आदमी को है, मिडिल क्लास को है, लेकिन उनको वहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अभी हमने जो आप सुविधा की बात करते हो, हमारे वहां पर सबसे जो शीतला कॉलोनी आपने सुना भी होगा, आप शीतला कॉलोनी अब देख के आए। शीतला कॉलोनी में पूरी जहां 3-3, 4-4 फुट पानी भरा रहता था, उसमें पूरी में सिविल लाइन डल गई, रोड बनने शुरू हो गए, और ऐसा ही अशोक विहार फेज 3 में, अशोक विहार फेज 2 में, जो हमारा कार्य था राजीव नगर में, ऐसे करके अभी धीरे धीरे आप कह रहे हो ना, घोषणा के साथ साथ नहीं, उन जो घोषणा हुई है उन पे तुरंत काम चले हुए हैं। मैं सीवर की समस्या पे भी आऊंगा, मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या, स्वास्थ्य वाली जो आपने हमें, स्वास्थ्य वाली जो आपने हमसे पूछा है अभी, वो पहले 10 सेक्टर में उसकी ओपनिंग 400 बेडों की, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि 400 बेडों का हॉस्पिटल, उसकी ओपनिंग जल्दी से जल्दी होने वाली है, जहां सिविल हॉस्पिटल पहले था। और अब उसके बाद में वजीराबाद में जो सीएससी कर दी एससी के, वो भी 200 बेडों का जल्दी से जल्दी अभी उसके भी घोषणा हो चुकी है, और वो उसमें काम चालू हो गया है। 400 बेड का हॉस्पिटल आप कह रहे हैं जो सेक्टर 10 में है, वहीं पर 400 बेड नहीं, या पुरानी जगह पर? पुरानी वाली जगह पे 400 बेडों का। अच्छा, यहाँ पे काम अभी शुरू नहीं, अभी ओपनिंग हो जाएगी, इसी महीने इसमें हो जाएगी, अप्रैल के महीने में ओपनिंग हो जाएगी हॉस्पिटल बनने की। ठीक है। और अब क्योंकि गुरुग्राम में एक पोल्यूशन की समस्या रहती है, पूरे एनसीआर में ही रहती है, और उस समय पर गुरुग्राम में बहुत बुरा हाल होता है। इसके अलावा जब बारिश होती है तो बारिश में गुरुग्राम का जलग्राम बन जाता है, यहाँ पर गाड़ियां डूब जाती हैं, तैरने लगती हैं, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। आपने कहा कि सीवरेज की व्यवस्था कर दी है, कई जगह तो अभी भी ऐसी हैं जहां हरियाणा न्यूज का ऑफिस है, सिविल लाइन का जो एरिया है, वहां पर भी अभी भी इस तरह की समस्या रहती है। बार बार समय समय पर उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, वहां से पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर वो 15-20 दिन में या 1 महीने में फिर से वहां पर जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। सीवरेज की अभी मैं बात कर रहा हूं, जब बारिश में जल भराव की सिचुएशन पैदा होती है, उससे आप कैसे ये कह सकते हैं कि इस बार उस तरह की स्थिति नहीं बनेगी? अब की बार जहां की आप बात कर रहे हो, उसमें हमने नई लाइन डलवाई है, जो सिविल हॉस्पिटल जो आपके सामने जा रहा है, सिविल लाइन के साथ में से जहां गुरु द्रोण की मूर्ति बनी हुई थी, उस लाइन को हमने सारा का सारा नया डलवा के और शिवाजी नगर वाली लाइन में डलवा दिया। उसके बाद में जो आप लोग जो जिस विषय पे आप बात कर रहे हो, पिछली बारिश हुई आपके सामने, कितनी जगह आपको सुनने को मिला कि पानी भरा हुआ है। जब इस वर्ष तो टॉप बारिश हुई थी, 100 भी क्रॉस कर गए थे, उसके बावजूद भी बहुत कम सुनने को आपको मिला। और उसके बाद अब की बारिश जो है, इस बारिश से पहले तो हम रेन हार्वेस्टिंग के जहां जहां 176 पॉइंट थे, और करीबन हमने 125 के करीब हमने वहां पर रेन हार्वेस्टिंग के हर वार्ड में ऐसे ऐसे तालाब बनवा दिए, कुएं बनवाए हैं, जिससे वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि शुरुआत में जब मानसून का सीजन शुरू हुआ तो उस समय कुछ असर दिखाई दिया, कई जगह पर मोटर्स लगाए गए पानी निकालने के लिए, लेकिन जब बारिश हुई, अपने पीक पर बारिश हुई, तो मौतें भी हुई हैं जल भराव की वजह से। कहीं गटर खुला हुआ था या कहीं सड़क टूटी हुई थी, तो उस वजह से इस तरह की चीजें भी सामने आई। आपने, मैं वही बोल रहा हूं ना, देखो पिछली दफा हमने बारिश से, अब की बारिश जो आएगी उससे पहले ही हम पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बजट में भी घोषणा की है कि जो भी बारिश होंगी तो उससे पहले पहले बारिश की पूरी व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी। नालों की सफाई होनी शुरू हो गई। उसके बाद में रेन हार्वेस्टिंग, जहां भी पानी भरता था वो हमने पॉइंट चूज कर रखे हैं, उनके वहां रेन हार्वेस्टिंग का, जैसे शीतला कॉलोनी में पूरे एक पार्क में हम दे रहे हैं, उसके बाद इधर खानसा रोड पे, उसके बाद में हम राजेंद्रा पार्क, उधर सूरत नगर, ऐसे करके राजीव नगर, जो भी एरिया है, बस स्टैंड के पास काफी जगह, कई जगह बन रही है। हर वार्ड में, मेरे 16 वार्ड पड़ते हैं, 16 के 16 वार्डों में हमने रेन हार्वेस्टिंग का एक एक पार्षद से पूछ के और सब में काम चालू करा दिया। गुरुग्राम ने
पिछले दिनों एक बड़ी सफलता हासिल की, 141 पर था स्वच्छता के मामले में और लगभग 100 अंकों की छलांग लगाई। स्वच्छता के मामले में काफी अपग्रेड हुआ है। आपका भी लक्ष्य है कि गुरुग्राम को नंबर 1 सिटी बनाया जाए, स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 पर गुरुग्राम आए। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो काम किया जा रहा है, जिस रफ्तार से काम हो रहा है कचरा प्रबंधन का, वो काम उस रफ्तार से हो रहा है कि आपके कार्यकाल में ही या इस साल में, अगले साल में कोई आपने टारगेट रखा है कि गुरुग्राम को नंबर 1 बनाना है और वो हो भी जाएगा? अभी इसी बजट में 25 मेगावाट के जो हमने जो हर कूड़ा कट जलता है उसके लिए 5 ऐसे प्लांट अलग अलग जगह ढूंढ के उसके लिए जो भी कूड़ा कचरा पन्नी वगैरह जो पड़ती है उसके लिए साथ के साथ वो रिसाइकलिंग होगा। ऐसा करके हम सोच रहे हैं कि वार्डों में ही लगाया जाए। और अब की बार जब हमने सोचा था पहली दफा 100 दिन का टारगेट रखा था गुरुग्राम को साफ करने का, और 100 दिन में हमने गुरुग्राम को साफ सुथरा, जो आप नंबर दे रहे हो ना हमें, ये नंबर उसी 100 दिन का रिजल्ट है। उसी 100 दिन के दौरान हमने गुरुग्राम को साफ सुथरा शहर बनाया और जो ढेर लगे रहते थे कूड़े के, आज वहां देखो आप उस एरिया में जाओगे तो सारे एरिया में साफ सफाई, आपको गुरुग्राम बिल्कुल साफ सुथरा शहर मिलेगा। लेकिन अब तो लगभग 1.5 साल होने वाला है आपको, तो क्या इस बार हम ये उम्मीद करें कि इस बार रैंकिंग में और ज्यादा इसी तरह से उछाल मिलेगा? अब की बार तो और उछाल मिलेगा और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे हम। सफाई का कार्य तो हमारे खुद, मैं अपने संगठन से भी हर हफ्ते के लिए ये सोच रहा हूं कि हर हफ्ते किसी ना किसी कॉलोनियों में उसमें एमसीजी की गाड़ी भी हो, उसमें जीएमडी के लोग हो, तो साफ सफाई का एक अलग से अभियान चले। पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है और जब पोल्यूशन की सिचुएशन बनती है, आप भी गुरुग्राम में रहते हैं, आपको भी परेशानी होती होगी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हवा तो आप भी वही लेते हैं जो एक गरीब आदमी लेता है और एक जो अमीर आदमी लेता है गुरुग्राम में रहने वाला। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी परेशानियां हर किसी को होती हैं, लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम होती है। तो उस ऐसी समस्या से समाधान के लिए हरियाणा सरकार विशेष रूप से आपकी तरफ से क्या कुछ अहम पहल की जा रही हैं ताकि गुरुग्राम में स्थिति सुधरे? गुरुग्राम में क्योंकि ग्रैप के जो लेवल लागू होते हैं उसमें भी देखा गया है कि उस समय भी कोई ग्रैप के जो नियम लागू होते हैं उसकी सख्ती से पालना नहीं होती है और यही वजह होती है कि धूल भी उड़ रही होती है और यहाँ पर 700-800 के भी क्रॉस AQI का लेवल चला जाता है। पिछली बार तो हमने देखा कि जो मीटर लगे हुए हैं ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि वो कितनी जहरीली हवा ले रहे हैं, मास्क लगा लें, कम से कम मीटर देख के लगा लें, वो मीटर भी बंद हो गए। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, तो ये सब पोल्यूशन से बचने के लिए, और हमारी जो MC जी ने अब की बार एक ऐसे बनाए थे अलग अलग पंप जो पेड़ों को सफाई करते थे। अब की बार वो पंप बहुत ज्यादा चले हैं, रोडों पे जो धूल उठती थी तो पानी का छिड़काव करने के लिए ऐसे हमने करीबन 100 के करीब पूरे गुरुग्राम में हर वार्ड में वो घूमे हैं। तो उसमें हमें अब की बार पोल्यूशन के मामले में भी हमें पहले से ही हमने वो लगा है, क्योंकि जब ये फसल, जब धान की फसल होती है उस टाइम वो लोग सब अपने उसी खेत में ही अपने जो पराल होता है उसको वो जला देते हैं, तो वो उसकी जब धुआं उठता है तो वो पूरा NCR में फैलता है। अब की बार हम पहले से ही इस विषय पे वो हैं, और जो हमारे यहाँ पर बसई में था डंपिंग स्टेशन, जैसे कोई मलबा पड़ा है तो वो सारा घर किसी ने तोड़ा तो बसई जाता था, उसके अलावा भी हमने 50 एकड़ लैंड एक अलग से ली है जिसमें कि जब जाके वहां पर रिसाइकलिंग होगा। नहीं, पराली की बात आपने की है, पराली प्रबंधन पर हरियाणा सरकार ने काम भी किया है और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले, लेकिन सिर्फ पराली का मुद्दा नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ पराली से पोल्यूशन की समस्या नहीं होती, और भी कई इसके पीछे कारण है ताकि उनसे छुटकारा मिले। और जो आपने पेड़ लगाने की बात कही है, एक पेड़ माँ के नाम, वो पेड़ आखिर लगेंगे कहाँ? क्योंकि ज्यादातर जगहों पर तो एनक्रोचमेंट हो रखा है, जो बिल्डर्स हैं उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है, दुकानें खड़ी कर रखी हैं। हालांकि अतिक्रमण हटाने पर काम गुरुग्राम में बड़े स्तर पर चल भी रहा है, लेकिन इतना ज्यादा काम या ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए जो पेड़ लगाने की बात आपने कही है, उस दिशा में कितना काम आप कर पा रहे हैं या करने की संभावनाएं हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया गुरुग्राम के लिए? अदरवाइज यहाँ जीना, एक तरह से रहने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। इस बार तो यहाँ तक बातें हुई कि लोग जब ये स्थिति पैदा होती है तो 2-3 महीने के लिए यहाँ से पलायन कर जाएं, कहीं ऐसी जगह पर जाके रहने लग जाएं जहां पर वायु प्रदूषण की स्थिति ठीक हो, वायु की स्थिति ठीक हो। अभी आपने देखा होगा जो डिवाइडर हमारे बीच में, रोडों के बीच में बने हुए हैं, उस पे भी हमने पेड़ लगवाए हैं, हेज लगवाई है अलग से। जितने भी पार्क है वो सारे के सारे डेवलप करा रहे, जैसे अतुल कटारिया चौक हुआ,
उधर वाटिका चौक हुआ, इधर हमारा भगत सिंह चौक हुआ, जितने भी चौक हैं हर चौक पे हम पेड़ लगा रहे हैं। ये तो धीरे धीरे करके, अभी ऐसा मैं आपको कह दूं कि आज से ही ऐसा शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब की बार राहत है और आने वाले समय में और राहत मिलेगी हम सबको। पोल्यूशन से तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा है, पूरे एनसीआर का है ये, पूरी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा। अब तो दिल्ली में भी आप ही की सरकार है, यूपी में भी आप ही की सरकार है, तो मिलकर के कोई तो सारे प्लानिंग काम बनाया जा अब धीरे धीरे होने लग रहे जी। हैं। आपने कभी सुना ना होगा यमुना की सफाई हुई है, अब वही यमुना है, सफाई होने लग रही है। अब हमें 15 महीने हुए, 15 महीने में हमने कितने कार्य, मैं गिनवाने लगूं आपसे तो आप भी कहोगे कि इतने कार्य। कोई वार्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें कम से कम 20-30-50 करोड़ रुपए का काम ना चल रहा हो। एक अवैध कॉलोनियों का मुद्दा आपने उठाया था सदन में। अवैध कॉलोनियां जो बिल्डर्स बनाते हैं, बेच करके चले जाते हैं, फ्लैट्स बेच करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती। और इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्री का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे, इनको लेकर के सरकार क्या काम कर रही है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अब की बार बात भी की थी बजट के दौरान भी, तो ये मुद्दा ही ऐसे नहीं था जो आप सोचो। मैंने अब ये विषय रखा था कि लोगों ने जीपीए पे फ्लैट ले रखे हैं, जीपीए करा रखी है, तो उनको मीटर नहीं मिलते, नहीं वहां कोई सुविधा मिलती। रजिस्ट्री होगी तो सुविधा मिलेगी। तो मैंने कहा अगर जो रजिस्ट्री खुलती है किसी भी फ्लैट की, तो वो रजिस्ट्री खुलेगी, रजिस्ट्री हो जाएगी, तो उनके वहां मीटर लग जाएंगे। एक तो हमें अच्छी तरह बिजली के जो बिल है उनका रिकवरी अच्छी तरह होगी, तो कि जब तक मीटर ही नहीं लगेगा तो आदमी को सुविधा कहां से मिलेगी। तो ये सब सुविधा करने के लिए इसके साथ साथ मैंने सवाल को ऐड किया कि कुछ अवैध कॉलोनियां भी लगातार विकसित हो रही हैं, उस वहां पर भी इसी तरह की समस्याएं हैं। हमारे एरिया में अभी कोई कॉलोनी विकसित नहीं हो रही। आप कहीं पूरे गुरुग्राम में बताएं, गुरुग्राम में कोई अवैध कॉलोनी नहीं? कोई अवैध कॉलोनी विकसित नहीं हो रही, कहीं पे बताएं आप, जो मेरी विधानसभा है। अच्छा, आपकी विधानसभा में से? हाँ। अदरवाइज तो हैं, इस तरह की इश्यूज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका, क्योंकि खेलों से भी लगातार लगाव रहा है और सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें हर एक जिले को एक ओलंपिक नर्सरी जो है वो देने का वादा किया गया था। क्या उस पर कोई विचार चल रहा है? अभी पहले पूरे हरियाणा के अंदर 1500 नर्सरियां थी, अब उनको बढ़ा के 2000 कर दिया है। और जब खेल में जब बच्चा ग्राउंड जाएगा तो वो 100% फिर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है। अब क्या है कि नर्सरियां चालू होगी, सरकार डाइट भी देती है। जब डाइट देती है तो व्यक्ति आराम और ज्यादा ध्यान देता है किसी भी चीज में। एजुकेशन में जब बच्चा अलग अलग ट्यूशन लेता है, अलग अलग जाता है, तो उसको माइंड उसका और वास होता है। ऐसे ही खेल का है, खेल में पूरी सरकार पूरी मदद कर रही है। और सबसे अच्छी पॉलिसी पूरे भारतवर्ष में कहीं की पॉलिसी है तो वो हरियाणा की है खिलाड़ियों के प्रति। अभी सरकार ने नया किया है, खेलो हरियाणा। दूसरा, हर खिलाड़ी का बीमा है। पहले खिलाड़ियों की चोट लग जाती थी, उनका इलाज नहीं हो पाता था समय पे, अब सरकार ने इसी बजट में सभी खिलाड़ियों का बीमा भी करने की एक योजना दी है। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बार बार यहाँ उठता है गुरुग्राम में, कि चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी, चाहे पुलिस थाने में चले जाओ और किसी काम के लिए किसी दूसरे ऑफिस में चले जाओ, निगम के ऑफिस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। इस तरह के आरोप कांग्रेस के लोग भी लगा करके यहाँ पर गए हैं। उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रहा है, अगर हो रहा है तभी कार्रवाई भी कर पा रही है सरकार। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? 15 महीने से मैंने तो किसी को सुना नहीं, किसी पुलिस वाले ने किसी आम जनमानस से कुछ किया हो, कोई मकान बना रहा हो किसी ने किसी से पैसे लिए हो। मैं अपने 15 महीने की गारंटी ले सकता हूं। और कोई भी व्यक्ति, मैं पूरी भरी सभा में बोलता हूं, एक व्यक्ति बता दे कि कांग्रेस वाले भी इस बात को कहते हैं कि अब तो हम मकान बिल्कुल आराम से बना रहे, धड़ाके से बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक जब विकसित गुरुग्राम रैली हुई, आपके जन्मदिन के मौके पर हुई थी, तो आपने स्वागत द्वार की मांग की थी, 2 स्वागत द्वार, एक गुरु द्रोण के नाम पर, एक माता शीतला के नाम पर। उनको लेकर के क्या काम शुरू हो गया? दोनों के काम पे अभी जल्दी से जल्दी इसी महीने में दोनों के दोनों द्वारों की ओपनिंग हो जाएगी। एक और सवाल मेरा रहेगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा, आपकी टीम बहुत एक्टिव है, उसमें एक चेहरा नजर नहीं आता क्षेत्र का, वो है मंत्री राव नरवीर जी, और साथ ही आपने उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। क्या अभी भी हाथ मिल गए हैं, गले भी मिल लिए हैं, क्या अभी भी दिल नहीं मिले? कौन से उसमें नहीं देखा आपने? नहीं, आपके कई पोस्टर्स हैं आपकी सोशल नहीं, मीडिया मेरे तो रैली में भी थे वो। नहीं, रैली में थे, मैं वही कह रहा हूँ
क्या हाथ मिल चुके हैं, दिल मिल चुके हैं? लेकिन एक क्या पार्टी अभी- के व्यक्ति हैं, एक ही जगह काम करते हैं, सब पूरे गुरुग्राम के विकास के लिए दोनों काम करते हैं। जी, तो यानी सब ठीक है, कोई हाँ, कोई सबसे परेशानी ठीक नहीं है, मेरी कोई किसी से वो नहीं। हमारे सांसद साहब उनसे भी ठीक है, मंत्रियों से भी सबसे ठीक है, कोई बात। ठीक है, अब मैं अंतिम पड़ाव में अपनी बात को लेकर के चलता हूं। गुरुग्राम में आपने कई सपने देखे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या कुछ हैं? आप गुरुग्राम को किस लेवल पर देखना चाहते हैं, और उस पर जो आपके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जिनको लेकर के आप काम भी कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला सपना जो है, कि जो मैंने चुनाव में ही बोला था, एक तो हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी, अभी ओपनिंग होने वाली हॉस्पिटल की, एक अच्छा हॉस्पिटल हो, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले। दूसरा हमारा स्टेडियम का था, अभी जो पहला स्टेडियम जो बन रहा है वो वजीराबाद गांव में बन रहा है, तो ये मेरा सपना पूरा होगा। दूसरा बस स्टैंड का जो मैंने तीसरा बताया आप लोगों को, धीरे धीरे कार्रवाई, क्योंकि मुझसे भी पहले विधायक रहे हैं, लेकिन इन 15 महीने में मैंने सरकार को अपना सारा विषय रखा और उस पे जल्दी से जल्दी सभी कामों पे कार्य शुरू हो रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गुरुग्राम में बीजेपी के ही विधायक रहे हैं, और आपने कहा कि पहले भी विधायक रहे हैं, तो पहले ये काम क्यों नहीं हो पाया? क्या बीच में कोरोना वरोना आ गया था, तो विधायक जी को भी थोड़ा सा लगता था कि उस समय काम करा नहीं पाए होंगे। सबके अलग अलग विचार है, मेरा काम करने में ज्यादा रुचि रखता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा काम होने चाहिए। मैंने कहीं आपका इंटरव्यू सुना, तो उसमें आपने कहा कि मैंने चुनाव जीतने के बाद 2029 की तैयारी शुरू कर दी थी। जी। यहाँ पर इतिहास रहा है गुरुग्राम में, भारतीय जनता पार्टी की को ही तीनों बार सीट गई है जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी, तो तीनों बार अलग अलग कैंडिडेट्स उतारे गए। इस बार भी कई कैंडिडेट्स थे, दावेदार थे, कुछ निर्दलीय चले गए, कुछ पार्टी से थोड़ा अलग चले गए, इस तरह की चीजें पैदा हुई। तो आपको क्यों ये भरोसा है, क्यों ऐसा लगता है कि 2029 में फिर से आप ही को मौका मिले? मैं कार्य कर रहा हूं, मुझे अपने कार्य पे भरोसा है, और कार्य पे भरोसा, आज भी समाज के एक एक व्यक्ति मुझे बिल्कुल परिवार की तरह है। मेरे किसी रैली को देख लो आप, मेरा कोई कार्यक्रम देख लो, वो इतिहास ही बनाते हैं, और व्यक्ति जब अब उसका संकल्प मजबूत होना चाहिए तो वही इतिहास रचते हैं। ये आप क्यों सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है? कि ये भी तो आपको भरोसा है कि आपको फिर से मौका मिलेगा? अरे मेरे को भरोसा, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने कार्य पे विश्वास है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। गुरुग्राम के विकास के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी, ताकि आप उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ आप भी गुरुग्राम में तेजी से विकास के काम करें, और जो समस्याएं हैं यहाँ, चाहे बस अड्डे की हो या सरकारी अस्पताल की हो या फिर जल भराव की समस्या हो, उन समस्याओं से गुरुग्राम के लोगों को निजात मिलेगी, और पोल्यूशन की समस्या का भी समाधान आप निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर, 2 मिनट और चाहेंगे, आप मंच पर हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी को हम इनवाइट कर रहे हैं मोमेंटो देकर, एक टोकन ऑफ लव देकर सम्मानित करने के लिए विधायक साहब को। और उनके साथ हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर गुरुग्राम से संजय राठौर। और बड़ी बेबाकी से हर एक मुद्दे पर बातचीत हुई है। मैं इनवाइट कर रही हूं हमारे एडमिन हेड सक्सेना जी को। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, बुके देकर सम्मानित करेंगे विधायक साहब को। सक्सेना जी। तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। ये हुई ना बात। चलिए, तो आज का ये दिन बेहद खास